উত্তর নেপালের ত্রিশুলি নেপালের এই এলাকায় গতকাল সকালেও সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল। পর্যটকদের ভিড় ছিল, স্থানীয়দের রোজকার যাতায়াত ছিল, কিন্তু আজ গোটা এলাকা থেকে জীবনের সব চিহ্নই যেন মুছে গিয়েছে। রাস্তা, বাড়ি, গাড়ি কিছুই আর নেই। বিপর্যয়ের ত্রিশুলির সেই এলাকায় একমাত্র নিউজ 18 বাংলা। कल तक यहाँ पे एक सड़क थी, ये त्रिशूली का एरिया है। कल तक ये रास्ता आपको नॉर्दर्न नेपाल की तरफ लेकर जाता था, बट कल दोपहर के बाद से ये सिर्फ एक कच्ची मिट्टी का दलदल बन चुका है। और अब आप देखिए किस तरीके से ये जेसीबी मशीन्स लगाई गई हैं। नेपाल के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो स्काउट्स है, डिज़ास्टर रेस्क्यू की टीम्स है, यहाँ की लोकल म्यूनसिपैलिटी की टीम्स है, वो सब लगी हुई है यहाँ पे वापस सड़क बनाने के लिए, यातायात का मार्ग सुनिश्चित करने के लिए। नदी का पानी किस हद तक ऊपर आया था मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक गाड़ी है, एक ट्रक है, आप देखिए पूरी तरीके से वो मिट्टी में दब चुका है यहाँ पर। तो पानी का स्तर, नदी वहाँ है, उस तरफ है नदी, और वो नदी का रास्ता था, बट वहाँ से बढ़ते बढ़ते ये जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक है, इसकी पूरी बिल्डिंग को डैमेज करते हुए ये सामने एक बिल्डिंग और है, देखिए पूरी तरीके से उसका छत टूट चुका है। जितनी बिल्डिंग्स उस कोने में हैं सब पूरी तरीके से दब चुके हैं। और यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन पूरी नदी जो अपने साथ उठाकर मलबा लाई है, ये मलबा अभी भी गीला है, तो इसके ऊपर चलकर भी आगे जाना अनस्टेबल है। बट आप देखिए नदी से यहाँ तक पानी जो है उसने डैमेज किया हुआ है। ये ट्रक की हालत आप देख सकते हैं। अब देखिए जेसीबी जो है वो किस तरीके से रिपेयर कर रही है सड़क को। कोशिश की जा रही है कि इसके आगे सड़क बन जाए, ताकि एक बार सड़क बने तो लोग इस पर आगे रेस्क्यू और रिलीफ मटेरियल लेकर जा पाएँ। बहुत ज़रूरी है कि आगे भी रेस्क्यू और रिलीफ मटेरियल पहुँचे। और साथ ही देखिए आसमान में भी आपको हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही होगी। ये चॉपर्स भी लगातार उड़ रहे हैं, वो देखिए, वो नेपाल अथॉरिटीज़ का भी चॉपर है, प्राइवेट सेक्टर्स के भी चॉपर हैं, जो लगातार लोगों के पास राहत सामग्री पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक मिनट आगे आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर नदी के दूसरे तरफ भी कुछ मकान हैं, लेकिन क्योंकि ब्रिजेस टूट गए हैं तो वहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़रूरी है इसलिए कि ये यातायात के साधन रिस्टोर हो। और अगर हम यहाँ से जूम इन करें, आप देखिए वो दोनों मकानों के बीच में अगर हम जूम इन करते हैं तो वहाँ कभी सड़क हुआ करती थी 24 घंटे पहले भी, अब वहाँ पे ऐसे लग रहा है कि सिर्फ नदी के बहने का रास्ता बच गया है। तो ये त्रिशूली एरिया है नॉर्दर्न नेपाल का, इसके ऊपर डैमेज और भी ज़्यादा है। यहाँ के कुछ लोकल से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि 40% से ज़्यादा आबादी इस इलाके की अफेक्टेड हुई है। पूरा जो बाज़ार का इलाका है, ये बाज़ार का इलाका है, ये पूरा कल सैलाब के बवंडर को देख रहा था। यहाँ इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि सड़क, यातायात, बिजली नहीं है यहाँ इस वक्त, बिजली नहीं है, तो ज़रूरी है कि ये बिजली के तार रिस्टोर हो, सड़क बने और रेस्क्यू और रिलीफ मिशन का काम आगे बढ़े। फिर एक बार एक चॉपर की सॉर्टीज, तो ये जो इलाके ब्रिज के टूटने से बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं, उनको एरियल रूट के द्वारा रिलीफ एंड रेस्क्यू पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ गांव वालों को हमने देखा लाकर चॉपर के जरिए काठमांडू के अस्पतालों तक भी पहुंचाया गया है। तो ये हालात है इस वक्त। राजेश भारद्वाज के साथ अरुणिमा, त्रिशूली, नेपाल से। নদীর গতিপথ বদলে গিয়েছে, গ্রামে বহু মানুষ আটকে রয়েছেন। নেপালের নুয়াকোটে নদী পার করে উদ্ধার কাজ চলছে। গ্রাউন্ড জিরোয় একমাত্র নিউজ 18 বাংলা। नवाकोट में नदी ने अपना रुख बदल दिया है, बट लोगों के जज्बे ने अपना रुख नहीं बदला है। आप देखिए ये नेपाल स्काउट्स के लोग हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अपना हार्नेस बांध रहे हैं, अपने हुक्स एक्सेट्रा टाइट कर रहे हैं, क्योंकि वो इस तैयारी में है कि अगर नदी के उस पार अभी भी कोई फंसा हुआ है जिसको लाने की ज़रूरत है, रोड्स खत्म हो गए हैं, ब्रिजेस वॉश आउट हो गए हैं, तो आखिर कैसे फंसे हुए लोगों को लाया जाए, उसकी तैयारी चल रही है। अगर ज़रूरत पड़ी तो लोगों को आप जिप लाइन से भी वापस लाने की तैयारी में है। बट नदी की हालत ऐसी भयानक है, तो बहुत लंबा, कम से कम 2-3 किलोमीटर लंबा सफ़र होगा ये। हम स्टडी करेंगे ना, फील्ड स्टडी करेंगे बाद में। हमारे पास अभी ये 6 किलोमीटर तक का ये इक्विपमेंट 6 किलोमीटर लंबा, 6 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं। उतना जोड़ के ये है वो रस्सी, ये वो रस्सी जोड़ के इधर भी है।
जोड़ जोड़ के आप लोग वहाँ तक जाएंगे? हाँ? अगर पड़ा तो, लेकिन अभी हम देख रहे हैं उधर भी सेफ है, इधर भी सेफ है, तो वो नहीं पड़ सकता है पर ना। उधर जाएंगे कैसे? रोड तो है नहीं, उधर ब्रिज भी नहीं नहीं, है। अब यहाँ से ये जिप लाइन से जाएंगे, ट्राई कर रहे जिप हैं। लाइन से ट्राई कर रहे ट्राई हैं। तो आप देखिए इनके पास वॉकी टॉकी है, हार्नेस है, रोप है और अलग अलग ये देखिए इनके पास ये अनाउंसमेंट के लिए स्पीकर्स भी हैं ताकि लोग जो फंसे हुए हैं, और आप देखिए ये विसल भी लगा रखा है इन्होंने, तो अगर कोई लोग फंसे हुए हैं तो इनके विसल से इनके साउंड सिस्टम से उनको पता लग जाएगा कि मदद उनके पास आ रही है। और जिस कलर के इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं ये भी अंधेरे में भी देखे जा सकते हैं, और लगातार ये हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ नवाकोट में उड़ रहे हैं ताकि लोगों को ये आश्वासन दिया जाए कि हाँ त्रासदी हुई है, बट नेपाल की सरकार और दुनिया भर के लोग नेपाल के साथ खड़े हैं इस त्रासदी से उनको निकालने के लिए। नवाकोट से राजेश भारद्वाज के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए अरुणिमा। কে কারণে নেপালে এত বড় বিপর্যয়? সরকারিভাবে এখনো কোনো কারণ জানায়নি প্রশাসন, তবে চীনের দিকেই অভিযোগের আঙুল। জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়তে একাধিক নদীর গতিপথ আটকেছে চীন, সেই কারণেই বিপর্যয় বলে মত বিশেষজ্ঞদের। हालांकि नेपाल ने अभी तक आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की है कि ये जो त्रासदी हुई है ये आखिर हुई क्यों। क्या इसमें कोई ह्यूमन एरर था, कोई मैन मेड रीज़न था जिसकी वजह से अचानक जल स्तर बढ़ गया नदी में, या ये पूरी तरीके से एक नेचुरल डिज़ास्टर था। इस पर नेपाल ने शुरू में तो कहा था कि अर्थक्वेक है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अभी हम इस मैटर को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जो हुआ है नॉर्थ नेपाल में उसके बाद से जो एक्सपर्ट्स हैं वो फिर एक बार जो गलियारों में चर्चे हो रहे हैं वो फिर एक बार चाइना के जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स है तिब्बत में उनकी तरफ बहुत एनालिटिकल नज़र से देख रहे हैं। तिब्बत में ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। 4000 मीटर से ऊपर करीब 1800 ऐसे ग्लेशियर्स हैं और 190 के करीब चाइना ने यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। छोटे बड़े बहुत सारे झील भी हैं तिब्बत के इलाके में। तो इस इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जिसको कहते हैं एक्सपर्ट्स, ये पूरा इलाका इकोलॉजिकली फ्रेजाइल माना जाता है। ऐसे में जब चाइना यहाँ के जल स्रोतों को बांधने की कोशिश कर रहा है, जब वो चाह रहा है कि ये जो हिमालयन नदियां हैं जिनको खुले में बहने की आदत है उन पर बांध बना दिया जाए, तो इससे शायद वहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिसरप्ट हो रहा है। इस केस में जो 26 अगस्त को हुआ, जिस चीज़ की पुष्टि हुई है वो ये है कि अचानक से ग्लेशियर से बड़े बड़े आइस के टुकड़े रॉक्स के साथ नीचे झील में गिरे। झील से जो पानी नदी की तरफ जो पानी का बहाव था वो रुक गया और फिर बहुत जल्दी बहुत सारा पानी नदी में लेक से डिस्चार्ज हो गया, जिससे फ्लड का जैसा सिचुएशन बन गया है। तो जब हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, इकोलॉजिकल बैलेंस की बात हो रही है, और चाइना का हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है भारत का, उसके साथ इन हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर या पानी को लेकर चाइना बहुत ज़्यादा फ्रीली अपने इनपुट शेयर नहीं करता, डेटा शेयर नहीं करता। तो ऐसे में नेपाल में जो हुआ उसकी वजह से फिर से एक बार सवाल उठाया जा रहा है कि क्या चीन पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की ज़रूरत है ताकि ये जो हिमालयन रीजन की फ्रेजाइल इकोलॉजी है वो डिसरप्ट ना हो। कि आपने कल क्या महसूस किया, जहां आपका घर था वहां क्या महसूस किया कल आपने? मुझे एक सपना जैसा लग रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है अभी तक। जब मैं हमारे क्लास सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है और मैं घर से 6 बजे निकल चुकी थी और हम पढ़ाई। स्कूल में पढ़ती हैं? हाँ। कौन से क्लास में? 9th क्लास में पढ़ती हैं। तो आप स्कूल के लिए निकली थी? हाँ, फिर पढ़ रही थी और एक बार सबके फ़ोन में कॉल्स आए, टीचर्स के फ़ोन में, और कह रहे थे बाढ़ आ रही है, सब भागे जाओ, यहाँ भी आ चुका है। और सब टीचर्स ने बच्चे को रेस्क्यू किया और हम वहाँ से निकल गए। हम थोड़ी देर लेट होते तो हमें भी कुछ हो जाता। और हमारे प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल मैम सब ने मिलकर हमें रेस्क्यू कर लिया। हम 15 मिनट्स आगे ही हम रेस्क्यू हो चुके थे और वहाँ नेटवर्क नहीं था, हम कॉल कर नहीं पाए पेरेंट्स को। और एक बार एक सपना जैसा रह गया, जो शांत रहता था, ये खोला है ना, ये रिवर्स जो शांत रहता था, एक बार में
सब खत्म कर गया। ऐसा आया था जब देखते ही देखते ऐसा ही पुल थे वहाँ, बकर न्यू था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और देखते ही देखते वहाँ जो लोग थे वो सब एक बार में सब चले गए। ये पुल जैसा है एक पानी के छिलके बराबर, एक टाइम पर भी ये सब ले गया वो पानी।